फरवरी से आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। 20 फरवरी से मतलब 20 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। बहुत सारे बच्चे नर्वस हैं, बहुत सारे बच्चे दुखी हैं कि यार हमने सामाजिक विज्ञान में ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, पूरा साल निकल गया, अब क्या होगा। देखिए बच्चों, आपकी चिंता हमारी चिंता है। आपकी समस्या कोई आपकी एक व्यक्तिगत समस्या नहीं है, हमारी भी समस्या होती है। जब बहुत सारे बच्चे कहते हैं साल भर हमने कुछ नहीं पढ़ा या साल भर हमने जो पढ़ा वो तो भूल गए और पेपर आ गया। 20 फरवरी को हमारा सामाजिक विज्ञान का पेपर है। क्या पढ़ें, कितना पढ़ें कि हम पास हो जाए। फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे, वो कम नंबर होगा ज़्यादा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन फेल बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा क्या करें? तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे पहले जो है 20 एमसीक्यू को तैयार करो, क्योंकि ये जो 20 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जिनका टॉपिक लगभग सेम होता है। आप 2025 का पेपर उठा लो, 2024 उठा लो, 2023 उठा लो, 22 उठा लो, यानी कभी का भी पेपर उठाओगे किसी वर्ष का, तो लगभग कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिस पर आयोग हर साल प्रश्न पूछता है। उनको पढ़ लो, उनको पढ़ना आसान रहेगा, तैयार करना भी आसान रहेगा, इसलिए इससे आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। दूसरा बात क्या है प्यारे बच्चों, कि जब आपके 20 में से 20 या 20 में से 18, 20 में से 17, 19, जब इतने ज़्यादा बहुविकल्प यानी आपके एमसीक्यू जब सही रहते हैं, तो एग्जामिनर के दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव जाता है कि भाई यार मैंने इस बच्चे का कॉपी चेक किया, 20 में से 20 सही निकला, 18 सही निकला, इसका मतलब क्या है, लड़का मेहनती है, लड़का ने साल भर मेहनत किया, लड़के ने साल भर पढ़ाई की है। तो जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसमें आपको शब्दों में लिखना रहता है छोटा बड़ा करके जैसा, तो उसको ज़्यादा बारीक से चेक नहीं करते, मान के चलता हाँ लड़का पढ़ा है, ठीक ठाक नंबर देता है, बस राइटिंग अच्छी हो। तो आप कुछ मत कीजिएगा, इन 20 प्रश्नों को तैयार कीजिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं, नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा, नहीं चलाया। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी चंपारण आंदोलन और ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी जो है खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी जी ने नहीं चलाया, बाकी ऊपर के जो 3 आंदोलन है ये गांधी जी ने किया था। ठीक है, चलिए दूसरा आपका प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट है, क्या है ध्यान दीजिएगा। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, यानी 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद आया कि राष्ट्रीय चिन्ह। देखो हमारे देश में बहुत चीज़ें राष्ट्रीय हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पशु है। क्यों राष्ट्रीय रखा जाता है? ताकि जो भारत है इतना विविधता वाला देश हो, इतना विविधता है, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे भाषा को लेकर हो, तो किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी भाषा का व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति जब उन चीज़ों को देखे तो उसको अपना आप फील होना चाहिए, अरे राष्ट्रीय ये तो कमल है, ये तो हमारे देश का है। उसे ये नहीं समझ आता कि कमल है ये हिंदू का है, मुस्लिम का है या किसी भाषा का है, उसको समझ हमारे देश का है। उसको मोड़ दीजिए तो समझ आता कि हमारे देश का है। मतलब उससे क्या होता है, सब लोग आपस में एक दूसरे से क्या जुड़ाव महसूस करते हैं। तो राष्ट्रीय चिन्ह इसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे देश में देखो इतने धर्म है, इतनी भाषाएं हैं, इतने क्षेत्र के लोग हैं, उस आपस में एक तरह से जुड़ाव महसूस करें। तो क्या है, फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कब हुआ? ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति में, ऑप्शन बी नेपोलियन का उदय में, ऑप्शन सी जर्मनी का एकीकरण में और ऑप्शन डी निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ में। तो फ्रांस की जब क्रांति हुआ था तो उस समय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति हुआ था, प्रथम अभिव्यक्ति हुआ था। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी देखिए एक तरीके ये पुस्तक है जो मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसमें जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया कि किस तरह से जाति व्यवस्था कुछ मामलों में बुरी है, लोगों का शोषण करता है, किस तरह से लोगों का समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कहीं ना कहीं इसको दिखाया गया है। तो किसने लिखा था इसको? ईवी रामास्वामी ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने, देखो ज्योतिबा है, ज्योतिबाई नहीं है, ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी भीमराव रामजी आम्बेडकर, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। देखिए बच्चों यहाँ पर ना 2 लोग का नाम आता है, 2 लोग का नाम है, कंफ्यूज मत हो। एक है ज्योतिबाई फुले, ज्योतिबाई लास्ट में क्या बाई है, फुले। एक है ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले ये हैं, इनका इमेज दे सकते हैं, ये एक पुरुष है जिन्होंने गुलामगिरी को लिखा है, और ज्योतिबाई दूसरी महिला है, ठीक है, जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रखे हैं, अधिकार को लेकर, शिक्षा को लेकर और बहुत चीज़ों को लेकर।
चौथा प्रश्न महामंदी से, महामंदी पर प्रश्न पूछता है और ये गुलामगिरी पर, यानी जो ज्योतिबा फुले की जो रचना है इस पर भी पूछता है। तो यानी ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी को पढ़ लीजिएगा और आर्थिक महामंदी को पढ़िएगा, इन पर प्रश्न हर साल पूछा जाता। तो क्या है 1929 की आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र में अति उत्पत्ति, ज्यादा उत्पत्ति होता है। ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में न्यूनतम उत्पादन। ऑप्शन सी बेरोजगारी और ऑप्शन डी प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। तो कृषि क्षेत्र में इतना उत्पादन हुआ था, अति उत्पादन, इतना ज्यादा उन्होंने उत्पादन किया था कि बाजार में क्या खरीदार कम पड़ गया, और जब खरीदार कम पड़ा तो कीमत क्या गिरने लगी, और जब कीमत गिरने लगी तो उसी की वजह से क्या महामंदी आने लगे, कीमत गिरने लगे तो लोग बेरोजगार होने लगे, उसी की वजह से महामंदी आपको देखने को मिली। ठीक है, चलिए 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन में, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी फ्रांस में और ऑप्शन डी भारत में। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया गया था? IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापित किया गया था। ठीक है, ब्रिटेन वुड डिस्पैच आपने नाम सुना होगा ना, उसके तहत। ठीक है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? अल्पसंख्यक यानी जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में दो तीन आधार बताएंगे, एक तो धर्म हो गया, ठीक, एक भाषा हो गया। तो धर्म और भाषा के आधार पर हमारे अल्पसंख्यक होते हैं। तो इसे कई बहुत सारे देश में अल्पसंख्यक हो सकता है किसी देश में रंग के आधार पर अल्पसंख्यक हो, कि कोई गोरे लोग कितने हैं, काले लोग कितने हैं। तो होता क्या है, कभी कभी जब लोकतंत्र जो देश होता है जहाँ पर लोकतंत्र का शासन होता है वहाँ पर अल्पसंख्यक थोड़े से दबे हुए मिलते हैं, या कहीं पर उनको बहुमत के साथ साथ दब जाना पड़ता है, कहीं आपको व्यवहारिक रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो श्रीलंका में क्या था, अल्पसंख्यक समूह कौन थे? अल्पसंख्यक यानी जिनकी आबादी कम हो, सबसे कम हो। जैसे हमारे यहाँ धर्म के आधार पर यदि अल्पसंख्यक की बात करो तो कौन कौन है? मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, सिख है, ये सारे क्या अल्पसंख्यक है। भाषा के आधार पर बात करो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये अल्पसंख्यक है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है इन सभी लोगों की तुलना में, और हिंदू की आबादी ज़्यादा है इन धर्मों की तुलना में। तो ये बहुसंख्यक हुए, हिंदी और हिंदू बहुसंख्यक हुए, बाकी भाषा धर्म के आधार पर ये अल्पसंख्यक हो गए। तो उसी प्रकार क्या था, जो अल्पसंख्यक है श्रीलंका में कौन थे? ऑप्शन ए तमिल थे, ऑप्शन बी ईसाई थे, ऑप्शन सी सिंगली थे और ऑप्शन डी मुस्लिम थे। तो उसका सही उत्तर है तमिल। तमिल जो लोग थे वहाँ पर अल्पसंख्यक थे, और ये जो इलाका दिख रहा है ये तमिलों का इलाका है, यहाँ पर तमिल लोग थे और बाकी ये सब सिंगलियों का इलाका है। ठीक है, तमिल जो होते हैं वो तमिल भाषा बोलते थे, और हिंदू थे, सिंगली जो थे वो सिंगली भाषा बोलते थे, इनका धर्म बौद्ध हुआ करता था। ठीक है, बौद्ध लोग हैं। ठीक, चलिए 7वां प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि? भारत में संघीय व्यवस्था यानी ऊपर केंद्र सरकार, नीचे राज्य सरकार, और हमने स्थानीय स्तर पर भी सरकार बना रखी है, तो ये इसको संघीय व्यवस्था हम कहते हैं। क्यों हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है? ऑप्शन ए यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ऑप्शन बी यहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण है, ऑप्शन सी संविधान लचीला, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण। देखो केंद्रीकरण नहीं है, केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी शक्ति केंद्र के पास हो जाना, एक जगह होना, एक यूनिट के पास, चाहे वो केंद्र के पास हो चाहे राज्य के पास हो, यानी एक के व्यक्ति के पास हो सारी शक्ति हो। केंद्रीकरण का मतलब केंद्र में होना, किसी एक के पास सारी शक्ति होना, या राज्य रखे या तो केंद्र रखे। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शक्तियों को हम उसको क्या करें, बांट रहे हैं, कुछ शक्ति आप रख लो, कुछ शक्ति हम रख लें, कुछ शक्ति, इस तरह से विकेंद्रीकरण उसको कहते हैं। इसलिए देखो हमारे देश में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को, जैसे देश की सुरक्षा की बात आए, फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आ गए, विदेश हुआ, व्यापार हुआ, इस तरह की चीज हो गए, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को। जबकि वहीं पर पुलिस हो गया, कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, इस तरह पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। इस पर सिर्फ कानून राज्य सरकार बनाएगी। तीसरा आपका आता है समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। परिवहन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बना सकते हैं, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, अब देख लीजिएगा। लेकिन जो आपका मैंने बताया ना ये टॉपिक है, इस पर जो है समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 8वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन संघीय राज्य नहीं है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों जो आपका दिल्ली है, वो क्या है
वो संघीय राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। संघीय यानी संघ केंद्र सरकार के, केंद्र ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, यानी किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। ऑप्शन है राजतंत्र, ऑप्शन बी लोकतंत्र, ऑप्शन सी तानाशाही और ऑप्शन डी सत्तावाद। तो सही उत्तर है प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल चाहिए, क्योंकि जितना राजनीतिक दल हो गया उतना लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि जनता को क्या विकल्प मिलता है कि हम किस पार्टी या किस उम्मीदवार को चुने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी बहुसंख्यकों का शासन। तो किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं, ऑप्शन है बहुसंख्यकों का शासन। यानी जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पर बहुसंख्यक यानी सिर्फ बहुमत के आधार पर शासन नहीं होता, वहां पर अल्पसंख्यकों की भी भागीदारी होती है। लेकिन कभी कभी व्यवहारिक रूप में बहुसंख्यकों का दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी जो राज्य सरकारी है, जो केंद्र सरकारें होती हैं, वो बहुमत यानी जिनकी आबादी ज्यादा उनको खुश करने के लिए बहुत सारा ऐसे कानून बना देगी, ऐसी योजना ला देगी, क्योंकि उनको क्या है सत्ता बना ली, उनको क्या सरकार में जाना है, और उनको मालूम है कि बहुसंख्यकों के आधार पर हम केंद्र में या राज्य में सरकार बनाएंगे, इसलिए उनके बारे में हमेशा बोलते हैं, अल्पसंख्यक के बारे में नहीं बोलते हैं। ठीक है, से आपको कभी भी आप सुनने मिलेगा कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो राजनेता उनको मालूम है हिंदी बोलने वाले की आबादी ज़्यादा है, ऐसा करेंगे तो उनका वोट हमको मिलेगा, उनका समर्थन मिलेगा, और बाकी की आबादी कम है, उनसे सरकार नहीं बनाई जाती। बस सरकार चलाने में सहयोग मिल सकता है, लेकिन उनके दम पर सरकार नहीं बनेगी। तो इस तरह से लोग मतलब इसका गलत उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र जहाँ पर होगा वहाँ कभी बहुमत का शासन नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए 10 प्रश्न को रहने देते हैं, बाकी जो 10 प्रश्न है जिसमें आपका क्या भूगोल और जो है अर्थशास्त्र आएगा, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।